So we shall discuss now the numericals. There are some numericals which are related to the topics which has been exempted this year. उसको हम डिस्कस करेंगे. जैसे 9.1 और 9.2 ये दोनों ही मिरर पे बेस्ड है, जो भी इस बार आया है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. हम डिस्कस करेंगे 9.3. 9.3 कहता है a tank is filled with water to a height of 12.5. तो जाहिर सी बात है, देखो ये तुम्हारा टैंक है ना, और पानी भरा हुआ है. कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से भरा हुआ है. ये है 12.5. यानी रियल डेप्थ जो है ना, यहाँ रियल डेप्थ जो है वो कितना है? रियल डेप्थ x is equal to 12.5 centimeter. Now again फिर ये कह रहा है कि टैंक the apparent depth of the needle lying in the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter. 9.4 centimeter. तो apparent depth इसका जो है apparent depth वो कितना इसको महसूस हो रहा है? कितना? 9.3 नहीं 9.4. तो 9.4 सेंटीमीटर हो गया. अब ये कह रहा है कि आप ये बताओ 9.4 सेंटीमीटर हो गया, तो अब आप ये बताओ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये जो लिक्विड है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू जानते हो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. नहीं तो वैल्यू कर लो x अपॉन y, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. मींस कितना हो जाएगा? 12.5 अपॉन 9.4. इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू लगभग 1.33 के आसपास आएगी. यानी ये क्या है? वाटर की है. ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.33, जो कि इसकी होती है, वाटर की होती है. इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और इसमें ऐड कर रखा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. अच्छा, तो ये तो मालूम चल गया. इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड, अब इसको क्या किया गया ना, एक और दूसरे लिक्विड से हमने इसको रिप्लेस कर दिया. अब ये वाटर नहीं रह गया, एक दूसरा लिक्विड हो गया. तो जब कोई दूसरा लिक्विड आ गया और वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है कितना? 1.63. 1.63 अप टू द सेम हाइट. ठीक है ना, और सेम हाइट तक इसको भी भरा गया है. यानी रियल डेप्थ इसका भी कितना होगा? उसका भी रियल डेप्थ 12.5 ही आपको लेना होगा. इस केस में भी आपका रियल डेप्थ जो होगा वो 12.5 ही होगा. हाँ जी. अब ये कह रहा है कि आप बताओ कि अब by what distance would the microscope have to move focus the needle again. तो सबसे पहले हमें apparent depth निकालना पड़ेगा कि वह कहाँ तक हमको जाना पड़ेगा. तो पहले apparent depth निकाल लेते हैं. नया वाला ये x तो ऐसे ही रहने दो. तो नया वाला apparent depth मान लो कितना है, वो हमें निकालना है. वो नहीं मालूम है. ठीक है, तो हमको तो ये मालूम है इस केस में कि म्यू l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपॉन रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ y डैश. y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x जो कि 12.5 है एंड दिस इज व्हाट 1.63. तो इसको आप सॉल्व करिएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आपके पास 7.7 के आसपास आएगी. तो ये वैल्यू आपकी लगभग आएगी 7.7 सेंटीमीटर. अब
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9.4 देखिए, कई बार ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कई पार्ट्स में मैं करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसमें ये दिया हुआ है, ये आपका नॉर्मल है, डॉटेड से नहीं खींचा इसे, कोई बात नहीं है। यहाँ एयर है, ये आपका एयर है जी, ये आपका एयर है, ये एयर है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है 60 और ये ग्लास है। जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, हम लोग ये हो गया 35। अब इनका कहना है कि फिगर 9.34 में जो कि ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर का 60 दिया हुआ है नॉर्मल, और ग्लास एयर वाटर, ग्लास और ग्लास एयर का दिया हुआ है वाटर इंटरफेरेंस रेस्पेक्टिवली। प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45, the normal to the water glass 9.34। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का निकालना है, फॉर्मूला तो हमको पता ही है, हमको पता है ये है, यानी ये कितना होगा sin 60 into mu air is equal to what, sin 35 और ग्लास का कितना हो जाएगा ग्लास, तो यानी mu ग्लास अपॉन mu air is equal to कितना हो जाएगा sin 60 अपॉन sin 35, sin 35। sin 60 की वैल्यू 3/2 होती है, ये आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, बहुत पहले से आप जान रहे हैं। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू 3/2 हो गया, और sin 35 की वैल्यू लगभग 0.57 समथिंग आता है, वो आप देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। इसका मतलब ये क्या म्यू ग्लास जो है ना, वो कितना आ गया 1.5। अगले वाले में क्या दे रहा है, एयर और वाटर का दे रहा है। अगला क्या दे रहा है, एयर और वाटर का। चलिए इसमें दे रहा है कि ऐसे एयर 60 डिग्री बना रहा है, ये एयर है, और इसके बाद ये है आपका वाटर। जाहिर सी बात है वाटर डेंसर है, ये कितना 47 डिग्री होगा। तो आप अपना वैल्यू निकालें, क्या म्यू व्हाट, म्यू एयर इनटू sin 60, स्नेल्स लॉ लगाइए, और यहाँ म्यू वाटर इनटू sin 47। तो यहाँ म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 60 अपॉन sin 47। तो sin 47 की वैल्यू जो है आप नीचे लॉग टेबल में देख सकते हैं। तो sin 47 की वैल्यू जो है हम एग्जैक्ट नहीं लेंगे, बल्कि नियरली ले रहे हैं। sin 47
कोई लिक्विड बॉडी नहीं है, अब देखिए पानी है क्या। तो स्मॉल बल्ब is placed at the bottom of tank containing water level at a depth of 80 centimeter। तो इसकी डेप्थ जो है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 80 सेंटीमीटर की है ना, या 0.8 मीटर दी हुई है, ऐसे करें 0.8 मीटर दी हुई है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू व्हिच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the water is 1.33। consider the bulb to be a point source। bulb को हमने point source माना है। देखो तुम जानते हो कि आप लोग जानते हो कि लाइट जो है वो चारों दिशाओं में जाती है, इधर भी जाएगी लाइट की रोशनी, इधर भी जाएगी, इस तरीके से, ठीक। ऐसे पूरा जो है लाइट का क्या हो जाएगा, कुंड बन जाएगा, लाइट है ना, प्रकाश कुंड बन जाएगा, ऐसे समझिए आप। तो ये चीज यही सी हाइट है ना, ये इसकी हाइट हो गई। अच्छा ये हाइट हो गई, इसके साथ साथ जब ये हाइट हो गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, ये लाइट जो है ना उस पार नहीं आने जा रही है, उस पार नहीं जा रही है। उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
IC ये होगा है जी। चलिए पाई ऐसे छोड़ दीजिए, h की वैल्यू 0.8 है तो ये कितना आ जाएगा 0.64। साइन IC की वैल्यू आप ले आएंगे, साइन IC देखिए कितना था 3/4, तो साइन IC 3/4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9/16। चलिए नीचे आते हैं 1, फिर साइन स्क्वायर IC ये कितना आ जाएगा 9/16। सॉल्व करिए पाई ऐसे हम छोड़ेंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04, ठीक है। और ये 9 ऐसे हम लेंगे नीचे तो यहाँ हो जाएगा 7 और ये 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू होगी इसको आप सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आपके पास आएगी वो लगभग कितनी आएगी, लगभग ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर के आसपास ये वैल्यू आएगी। तो ये कितने एरिया में इल्यूमिनेशन मिलेगा इससे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आए आ चुके हैं बोर्ड में 3 नंबर में, और ध्यान से करिएगा और समझिएगा अगर डालिएगा ये क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9.6 पे। क्वेश्चन नंबर 9.6 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन सॉल्यूशन बड़े छोटे छोटे से हैं। 9.6 प्रिज्म का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं और मजा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9.6 इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.6 ये कह रहा है a prism is made up of glass of an unknown refractive index। एक प्रिज्म साफ है लेकिन इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो हमें नहीं मालूम है। चलिए नहीं मालूम है कोई बात नहीं। a parallel beam of light incident on the face of prism, the angle of minimum deviation भी दिया हुआ है तो यही नहीं है। angle of minimum deviation क्या है 40 डिग्री है। what is the refractive index of the material of prism, है ना। what is the refractive index of material of prism when the refracting angle of prism is 60 degree। the refracting angle of prism जो दिया हुआ है angle of prism जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ साहब। इसके बाद कह रहा है if the prism is placed in water। अभी तो हम इससे नहीं निकालेंगे, अभी हम refractive index मटेरियल का निकालेंगे। अभी हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो हमारे पास refractive index का ये फार्मूला है, आप जानते हैं वो क्या है sin del m plus a/2 अपॉन sin a/2। चलिए ये हो गया कितना sin del m की वैल्यू हो गई 40, a की वैल्यू हो गई 60 अपॉन 2 और नीचे हो गया sin a की वैल्यू हो गई कितनी 60 अपॉन 2। तो ये हो गया 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया और यहाँ कितना बचा sin 50। sin 50 की वैल्यू हम देखते हैं कितनी आती है। sin 50 की वैल्यू जो है 0.766 के 0.0766 के आसपास आएगी। तो 0.766 sin 50 की वैल्यू कितनी आएगी 0.7660 कितनी आएगी, ठीक है। सॉरी ये की वैल्यू कितनी थी
तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व आप कर लें, इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 कितना आ जाएगा 1.5320 यानी अभी इक्वल टू चाहिए इसको ले लेते हैं 1.53 तो दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट this will be the refractive index of that material. This will be the refractive index of that material. जो अननोन मटेरियल था 1.53 हो जाएगा। अब अगला मामला ये हमें कहा कि साहब अचानक से क्या होता है ना कि ये जो प्रिज्म है आपका ये लिक्विड में गिर जाता है जी, ये आपका लिक्विड है, इस लिक्विड में ये आपका प्रिज्म गिर जाता है। अब क्या होगा, अब सवाल ये उठता है कि जब ये प्रिज्म इफ दिस प्रिज्म इज प्लेस्ड इन अ वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33 है, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम ऑफ डेविएशन। तो जो नया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है उसको हमको निकालना है इस केस में। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए जो न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो क्या है, डेल एन निकल जाता है, दैट इज डेल एन। एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास मालूम है 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप देखिए जब इस केस में लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहले किससे एंटर करेगी, वाटर से, तब ना ग्लास में आएगी। यानी यहां आप क्या लिखोगे, म्यू कहां से गया, वाटर से कहां को, ग्लास में, ठीक है, इज इक्वल टू लेट न्यू डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इसको क्या मान लें, अल्फा मान लें, अल्फा मान लिया। तो फार्मूला हमारे पास सही है, साइन बाई प्रिज्म तो वही है, साइन a प्लस 1 पहले डेल्टा था क्या हो गया, अल्फा हो गया, अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, यहाँ का फार्मूला हो गया है जी। चलिए अच्छा ये ठीक, अच्छा म्यू वाटर से ग्लास में गया तो ऊपर कौन जाएगा, ये म्यू कहां से गया, वाटर से ग्लास में, यानी इसको हम लिखेंगे कैसे, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन a की वैल्यू 60, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है 60 बाई 2 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बिठा देते हैं इस साइड में ताकि हम आगे सॉल्व कर सके जो हमारी दिक्कत है, हमारी प्रॉब्लम है। आगे म्यू ग्लास इज गिवन, म्यू ग्लास जो है यहाँ पे होगा है म्यू ग्लास जो हमने निकाला था दैट वाज 1.52 के आसपास आया था, म्यू ग्लास 1.52 के आसपास ले लिया था, 1.53 का याद नहीं आ रहा, चलिए जो भी है, अगर वो 1.52 ही था तो 1.52 रहने दीजिए, ठीक है। और हम आगे की तरफ चलते हैं, 1.52 है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद म्यू वाटर हमारे पास दिया गया है 1.33, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, दिस इज 1.52 एंड दिस इज 1.33 एंड दिस इज 2, तो 2 into sin 60 प्लस दिस मच, तो सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल होगा, ठीक है। हाँ तो साइन इनवर्स
0.76 अपॉन 1.33 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन प्लस अल्फा। ठीक है, ये साइन इनवर्स है सर, साइन इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास लगभग कितनी आने वाली है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी लगभग 35 के आसपास, 35 के आसपास आनी चाहिए। अच्छा ये 60 छोटी है यार, प्लस ये 2 भी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन में इसकी वैल्यू नियरली मैं ले रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे ना तो याद है और मेरे क्लॉक टेबल में खोजने का वक्त भी नहीं है क्योंकि काफी शाम हो गई है वीडियो बनाते हुए। तो नियरली इसकी वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, नियरली वैल्यू लेंगे 35 डिग्री की। हालांकि 35 से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन 35 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस अल्फा अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 60 प्लस अल्फा। तो जो नया डेरिवेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, लगभग 10 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हम पहुंच गए कहां, 9.6 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इजी था, इंटरेस्टिंग था। 9.7 पे चलते हैं तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग कर लेंगे। 9.6 के बाद हम आगे बढ़ते हैं और 9.7 पे आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वन, और इतना ज्यादा सोचने आने की जरूरत नहीं है। 9.7 अभी तुरंत आपका 1 मिनट में लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये लेंस फिगर फार्मूला पे है, डबल कन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा डबल कन्वेक्स लेंस है, और ये कह रहा है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.55 है जी, तो ग्लास वगैरह होगा इसमें। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना दोनों सरफेसेस का, यानी R1, अगर R1 जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है, ये वाला इधर पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला इधर क्या लेंगे नेगेटिव, तो R2 कितना लेंगे -20 सेंटीमीटर, यही ध्यान रखना है। और अब ये कह रहा है कि आप बताइए कि फोकल लेंथ क्या होगा, नहीं आप बताइए, डबल कन्वेक्स लेंस है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है विद बोथ फेसेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, 20 नहीं दिया हुआ, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है सेम दिया हुआ है। तो पहले वाले का r लेंगे, दूसरे वाले का क्या लेंगे -r लेंगे, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय f इज इक्वल टू कितना आप लिखते हो, न्यू ब्रैकेट में न्यू -1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 -1 बाय r2, यही लिखते हो आप। 1 बाय f दिया हुआ है दैट इज 1 बाय 20 एंड देन न्यू की वैल्यू दी हुई है 1.55 -1 बाय r1, ये भी r लेना है, लेकिन ये वाला इधर वाला जवाब है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय 20 ऐसे रहने दीजिए, और इसमें से ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा into 0.55 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2 बाय r इधर तक आपके पास कितना हो जाएगा 2 into 20 into 0.55, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ठीक है, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया आपका 22 सेंटीमीटर, एक थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 9.8 ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.8
मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.8 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9.8 ये कह रहा है कि a beam of light converges at point P। लीजिए साहब, converges at light से बात है, कौन सा लेंस हुआ? convex लेंस हुआ। a beam of light converges at a distance of, किस डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो रहा है? beam of light converges at point P, है ना? ये है जी साहब, ये आपकी बीम ऑफ लाइट आ रही है और ये कन्वर्ज हो गई जी। डॉटेड लाइन से कर देगा, कहां कन्वर्ज हो रही है? P पे। अब बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है ना? मामला ये है ना कि अभी हमें नहीं मालूम है लेंस चला रहा है नहीं, खुद ब खुद अपने आप कन्वर्ज हो जाता है। अभी लेंस अब ये कह रहा है, पहला कंडीशन ये है कि जब लेंस कुछ नहीं है तो ये बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। कहां कन्वर्ज हो रही है? P, है ना? अब ये कह रहा है कि नाउ द लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम, है ना? कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक लेंस रख दे रहे हैं। ये रख दिया जी 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है? ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लेंस रख देते हैं। अब क्या हो रहा है? अब जो लाइट रे है वो आपकी और तेजी से कन्वर्ट होगी और यहाँ कन्वर्ट हो जाती है। जहां पहले आपकी ये इमेज बनती थी आई डैश से, अब आप बनने शुरू हो गए आई के, जब ये लेंस लग गया था। तो अब ये कह रहा है कि अब आप ये बताओ, अब आपको ये बताना है पहले केस में, at what point does the beam converges if lens A is a convex lens? अच्छा, पहले ये convex lens है, तो at what point मतलब कहां कन्वर्ज होगा? अगर ये लेंस लगाए ये कहां कन्वर्ज होगा ये बताना है। यानी ये डिस्टेंस जो है अब आपके लिए क्या है? दिस इज योर V, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, याद रखिएगा, यही चीज हमें ध्यान देना है। तो अब यहाँ आप देखो, यहाँ U जो हम लेंगे वो क्या लेंगे? 12 सेंटीमीटर U, क्योंकि U ये जब पहले लेंस नहीं था तो यहाँ कन्वर्ट हो रहा था, जब लेंस आ गया यही लाइट ना, देखो ये लाइट ऐसे गई और रिफ्रैक्ट होकर यहाँ इमेज बना रही है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि उसी डायरेक्शन में है जब लाइट जा रही है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और V की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू कितना? अच्छा, ये U हमारे पास पता चल गया, V हमको पता नहीं है लेकिन फोकल लेंथ हमें पता है। फोकल लेंथ यहाँ दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है? 1/f is equal to 1/f is equal to 1/v minus 1/u। अब ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिए, जब ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप जानते हैं ये सारी वैल्यूज अगर आप रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सीधे रखते जाइए ये वैल्यू। आप f की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू है, आपको क्या निकालना है? v निकालना है, पता नहीं है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u, ये हो जाएगा 1/v। यहाँ ऐसे रहने दीजिए, 1/f आपके पास कितनी है? 20 सेंटीमीटर ऐसा है, और 1/u 12 सेंटीमीटर
ठीक है, तो 60 आप इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा v। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 60/8। ठीक है, ये 15 7.5 मीटर। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो 7.5 मीटर पे बनेगी। ये जो डिस्टेंस आएगा ये होगा 7.5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें है कि एक लाइट है कनकेव लेंस के लिए है। कनकेव लेंस के लिए जो कनकेव लेंस के लिए दिया हुआ है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें भी वही मामला है, एक बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्ज हो रही है, तो ऐसे आई और अपने आप कन्वर्ज हो रही है, ऐसे लाइट आई और कन्वर्ज हो रही है। इसको हम यूज कर सकते हैं, इसी का क्वेश्चन है, कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे, है जी। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर मान लो 12 सेंटीमीटर कन्वर्जन है, ये p पे कन्वर्ट हो गया। अब ये कह रहा है नाउ द लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जन d 12 सेंटीमीटर फ्रॉम p। तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम p, यहां हमने क्या किया ना, एक इस बार कनकेव लेंस लगा दिया और ये डिस्टेंस आपको कितनी दी है, ये वही डिस्टेंस है जो पहले था 12 सेंटीमीटर। अब हमने इसको लगा दिया, तो अब आपको ये बताना है कि अब इमेज कहाँ बनेगा। अब इमेज आपका कहाँ बनेगा, आप जानते हैं कि ये बीच जो थी वो फाइनल इमेज जो बनाएंगे, अब वो क्या करेंगी, सॉरी हाँ पहले जो है ना जैसे ही हो, हाँ ये चलो ये जैसे ही करो। अगली बार जब ये इमेज बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा इसको डाइवर्स कर देगा। ठीक है, तो जब डाइवर्स करेगा तो जो इमेज बनेगी वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कहीं बनेगा नहीं, वो किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर u और v हमको फाइंड करना है और यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है, वो अप्लाई कर लीजिए आप पूरी और उसको फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9.9 देखते हैं। दिस इज टू, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9.9 केवल निकाल लाइन में हो जाएगा, तो इसे चाहे तो आप खुद ही कर सकते हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9.10 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9.9 जो है आपके लिए होमवर्क है, यहाँ आप देखिएगा 9.9 जो है वो क्या है, HW है, वो आप करके खुद दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9.10 की तरफ हम चलते हैं, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9.10 क्या है, ये कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है इन द कॉन्टेक्ट, इसको हमने क्या किया ना, तो 30 सेंटीमीटर वाले को एक के कॉन्टेक्ट के साथ रखा है, जिसकी फोकल लेंथ है कितनी, 20 सेंटीमीटर। Is the system is the converging or diverging lens? अच्छा, दूसरा वाला कंकेव, दूसरा वाला कंकेव, इसको हमने कैसे लगा रखा है, ये ऐसे कांटेक्ट में रखा है, एक कन्वेक्स है और इसके साथ लगा है कंकेव।
तो चलिए देख लेते हैं, हमको मालूम है 1/f क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 1/f1 आपके पास कितना आ जाएगा 1/20 और f2 माइनस है तो ये 1/20 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम जो है आपके पास कितना आ जाएगा 60, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये कितना आ गया -1/60 और दिस इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा -60। अब आप बताएं माइनस इसका फोकल लेंथ होता है, तो कंबाइंड जो ये कंबाइंड लेंस बन रहा है उसका फोकल लेंथ निगेटिव में आ रहा है, तो इट विल एक्ट as concave और डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया बच्चों? तो देखा इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं एनसीईआरटी के वो करेंगे कल और उसके बाद आगे चलेंगे ऑप्टिक्स की तरफ। थैंक यू वेरी मच।